और अच्छी खबर सच्ची खबर में सबसे पहले आपको राजधानी के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर लिए चलते हैं, जहां पर मिलीपोल इंडिया 2025 नाम से एक्सपो चल रहा है, जिसे भारत और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। और इस एक्सपो का ये दूसरा एडिशन है। ये प्रदर्शनी न सिर्फ हथियारों और सुरक्षा उपकरणों की नुमाइश है, बल्कि ये वैश्विक साझेदारी का प्रतीक भी है। 3 दिनों के इस आयोजन में 100 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मिलीपोल इंडिया 2025 में निगरानी, साइबर सुरक्षा और एआई आधारित सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में कई ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट हैं जिन्हें जंग के बदलते तौर तरीकों और किसी स्पेशल ऑपरेशन के लिहाज से बनाया गया है। इन्हीं में से एक ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है, जो कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर कामिकाजे ड्रोन भी बदल सकते हैं। इसी एक्सपो में एक ऐसी स्नाइपर राइफल भी है जो कि दूर बैठे दुश्मन को ढूंढ भी सकती है और उसे ढेर भी कर सकती है। दरअसल इस CSR 388 राइफल को खास तौर पर लॉन्ग रेंज मिशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। आसमान की निगरानी करने वाले इस खास ड्रोन की जो खास तौर पर सर्वेलांस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। हम क्या है कि अभी तक जितने भी ड्रोन्स हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन पे चलते हैं, तो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, तो उनको जैम करना बड़ा आसान रहता है क्योंकि एंटी जैमर्स भी हैं। लेकिन ये ड्रोन स्पेशली इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसमें कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। ये जो आप ये ऑप्टिकल फाइबर आप देख रही हैं, सारा का सारा, चाहे वीडियो कम्युनिकेशन हो या इसका टेलीमेट्री का कम्युनिकेशन हो, इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। और ये जो आप सिलेंडर देख रही हैं, इसके अंदर 10 किलोमीटर का स्पूल है। सो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ग्राउंड पे कनेक्ट होगा और ये स्पूल अपने आप ओपन होगा व्हेन ये जब ड्रोन फ्लाई करेगा, ऊपर जाएगा, हाइट पे जाएगा, तो ये स्पूल अपने आप खुलेगा। जब अपने आप खुलेगा तो ये 10 किलोमीटर तक आगे तक जा सकता है। 10 इसकी मैक्सिमम रेंज है या 10 से भी ज़्यादा है? 10 इससे 10 की ज़्यादा है, लेकिन हम सेफ्टी के लिए इसको भी 10 कर रहे हैं। आप डिपेंड करता है कि आप तो इससे बड़ा स्पूल लगा दें, इसकी कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है, उतना ज़्यादा आप स्पूल ले सकते हैं। तो इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आप कोई भी इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तो कोई एंटी जैमर इसको जैमिंग करने की ट्राई करेगा तो नहीं कर सकता है। और इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं एज अ सुसाइडल ड्रोन के लिए, कि हमने 10 किलोमीटर दूर अगर मैं कहीं अटैक करना है तो हमने वायरलेस कम्युनिकेशन से, बिकॉज अगर इन बिटवीन अगर एनिमी का कहीं जैमर होगा, वो इसको हिंडर करेगा, तो हम अपना लोकेशन मिस कर सकते हैं। बट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ऐसा होता नहीं है, तो इसके ज़रिए हम उस टारगेट पे बहुत ईजिली हिट कर सकते हैं। हम वीडियो फीड भी देख सकते हैं। अब अगर ये जैसे मान लीजिए कहीं पहाड़ है बीच में, वो लाइन ऑफ साइट के बीच में पहाड़ आ जाता है, तो हम उसको देख नहीं सकते और कम्युनिकेशन भी गैप होता है, बिकॉज उसके बीच में पहाड़ आएगा तो वायरलेस कम्युनिकेशन उसको हिंडर करेगा। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ये हमें सबसे बड़ा बेनिफिट इसके साथ मिलेगा। नई रेंज की स्नाइपर्स इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ है और किस तरीके से भारतीय सैनिकों के लिए कारगर रहेगी, अनिरुद्ध जी हमारे को बताएंगे। सर, क्या कुछ खासियत है, क्या इसकी रेंज है, कितनी सटीकता है, क्या है? थैंक यू मैडम। ये एक 338 स्नाइपर राइफ़ल है, जो कि हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है हमारे प्रधानमंत्री साहब का, उसके अंडर में हम इसको लेके आए हैं। इसमें हमारे जो टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं वो UAE से हैं, कराकाल। तो हम आईकॉम से हैं और हमारी जो फैक्ट्री है वो अभी CEO मिस्टर हमाद ने इनाग्रेशन उनका किया है हैदराबाद में। सो ये जो 338 स्नाइपर राइफ़ल है, ये इफ़ेक्टिवली 1200 मीटर तक ये मार कर सकती है। इफ़ेक्टिवली ये 3.5 mm की माइल्ड स्टील प्लेट को भेज सकती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज राइफ़ल है। बहुत ही आपको वेट करना पड़ता है एक स्नाइपर को, कि हो सकता है कि आपको 48 घंटे में एक ही शॉट मिले, लेकिन वो जो शॉट होगा वो आपका इतना इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि दुश्मन के लिए बहुत ही लीथल होगा। इसमें आप देखेंगे कि हम इसमें अपने जो अपना स्नाइपर है वो इसमें अपने चीक की पोजीशंस को चेंज कर सकता है, इस चीक रेस्ट से। इसके बाद इसका जो बट है उसमें आप इसके रबर पैड्स को इंक्रीज़ व डिक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इसमें जितने कंफर्टेबल हो सकते हैं इस बट के हिसाब से, क्योंकि इतना प्रिसाइज वेपन है कि जब तक इसमें स्नाइपर पूर्ण रूप से इसके पीछे नहीं लेटता है, वह अपनी पोजीशन अच्छी नहीं बनाता है, तब तक वह इससे बेहतर फायर नहीं डाल पाता है।
3 दिनों के इस एक्सपो में कई ऐसे सैन्य साजो सामान भी हैं जो कि दुर्गम इलाकों में सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है जो कि 8 जवानों को लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर न सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, बल्कि ये पानी में भी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। वहीं जवानों की सहूलियत के लिए ये वर्टिकल असॉल्ट सिस्टम भी इस प्रदर्शनी में मौजूद है, जिसे कुछ मिनटों में किसी मिशन के लिए तैयार किया जा सकता है। इसमें सभी जरूरी इक्विपमेंट जैसे कि हाइड्रेशन सिस्टम, रेडियो या बुलेट प्रूफ प्लेट्स भी फिट होते हैं। वहीं ये बीस्ट टैक्टिकल हॉलर भी सैन्य साजो सामान को हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में पहुंचाने के लिए काफी कारगर बताया जा रहा है। इन तमाम हथियार और सैन्य उपकरणों को मेड इन इंडिया मुहिम के तहत देश की कंपनियों ने तैयार किया है। ऐसा मोबिलिटी व्हीकल जो सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि पानी और बर्फ जैसे कठिन इलाकों में भी चल सकता है। हमारे साथ योगेश खट्टर जी इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ इस टैंक की खासियत है, क्योंकि पानी में चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी मैम। सो मैम, ये जो व्हीकल है इसको बोलते हैं हम स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, SMVN 1200 एटॉर। इसका जो इंडियन नाम है जो इंडियन आर्मी ने दिया है वो है कपिध्वज। कपिध्वज अर्जुन के रथ का नाम था महाभारत के वक्त, जिसका मतलब था स्थिरता और शक्ति का प्रतीक। सो इस व्हीकल की खासियत ये है कि ये ऑल टेरेन एम्फीबियस व्हीकल की कैटेगरी में आता है। मतलब किसी भी तरह के सफ़र रास्ते पे ये जा सकता है और ज़मीन से पानी, पानी से ज़मीन वापस आ सकता है, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, और उसके लिए इसको किसी भी तरह की स्पेशल प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। सो इसके अंदर 55 हॉर्स पावर का इंजन लगा है जो 1800 सीसी का है और 190 न्यूटन मीटर का है। ये व्हीकल किसी भी तरह के सरफेस पे चल सकता है, चाहे वो बर्फ़ है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो डेजर्ट है, लूज सैंड है, चाहे इसको जंगल के अंदर जाना है। मतलब कोई सड़क नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जाएगा। सो बुलेट प्रूफ नहीं है, बट हाँ, अगर हम पंक्चर्स की बात करें तो ये आम तौर पे पंक्चर होता नहीं है। अगर हो जाता है तो इसके अंदर जो गैसेस हैं, जैसे ये हम टायर्स में हवा भर रहे हैं, तो अगर पंचर हो गया, ये कंसिस्टेंटली उसको हवा देता रहेगा, तो 2 टायर पूरी तरह से पंचर होने के बावजूद भी गाड़ी अपना काम करते रह सकती है, रुकेगी नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं वर्टिकल असॉल्ट सिस्टम विद बैकपैक। ये खास तौर पर आधुनिक सैनिकों के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको बैलिस्टिक प्लेट से लेके हाइड्रेशन सिस्टम, हर एक चीज़ जो है वो मिलेगी। लेकिन किस तरीके से ये काम करेगा, क्या क्या इसकी खासियत है, जानेंगे मेजर पवन से, हमारे साथ है। सर, क्या कुछ है, क्योंकि मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है और बेहद ही खास चीज़ें इसके अंदर लाई गई है। मैडम, ये क्या है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है हमने। अपने सोल्जर्स ने जनरली जब फील्ड में जाते हैं ऑपरेशंस वगैरह के लिए ने, तो उनकी एक बड़ी समस्या होती है कि जो शोल्डर्स के ऊपर, जैसे एक तो इसकी स्ट्रैप्स हो जाती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट की स्ट्रैप्स हो जाती हैं, उसके बाद उनको एक बैक पैक रखना पड़ता है, फिर कोई राइफल की स्लिंग है, कोई नाइट विजन की स्लिंग है, तो और पानी बोतल बैक पैक के अंदर रखनी पड़ती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ना हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि एक ही स्ट्रैप होंगी शोल्डर्स के ऊपर। और ये मतलब ऐसे हमने हवा में नहीं बना दिया, एकदम साइंस को पूरा पढ़ के ना, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी जैसे अगर जनरली हम देखेंगे ना तो पूरा का पूरा वेट अगर शोल्डर्स के ऊपर रहेगा ना, तो शोल्डर्स के ऊपर रहने से हम जो लंबे ऑपरेशंस के लिए जाते हैं तो हमारे हाथ ने मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाने के कारण जिस टाइम पे हमको गोली चलाने की ज़रूरत होती है उस टाइम हम वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें एक सिंगल स्ट्रैप हो, साथ में बैकपैक भी आ जाए, बुलेट प्रूफ जैकेट भी आ जाए, साथ में हाइड्रेशन पैक भी आ जाए, और साथ में टैक्टिकल, इसका साथ में ये आप देखेंगे तो साथ में इसका बेल्ट भी आ गया। और एक जो सबसे तगड़ी चीज़ है इसके अंदर वो है डायनेमिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर जैसे अभी ये ना ऑपरेशन के लिए तैयार है, इसके पास अपना सारा सामान है, और कई बार क्या होता है, जैसे ऑपरेशन अभी ये सारा सामान तो ले लिया इन्होंने, लेकिन ऑपरेशन जैसे जैसे हमको पता चलता है कि उस घर में टेररिस्ट है, यहाँ पे इस जंगल में इस झाड़ी के पीछे, बॉर्डर के पीछे टेररिस्ट हैं, तो हम पूरा का पूरा सामान वहाँ पर लेके जाने की जरूरत नहीं है। उस केस में हमको बैकपैक ने उतारना पड़ता है पूरा, तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। पहले राइफल की उतारनी पड़ती है, नाइट विजन की उतारनी पड़ती है, तो पानी बैकपैक से निकालना पड़ता है, तो बड़ा हम टाइम वेस्ट करते हैं। इस केस में क्या होगा, हमको बैकपैक उतारने के लिए ना, इस साइड घूमना प्रदीप, इसमें एक सिंपल क्विक रिलीज मैकेनिज्म है, उसको हम जब एक्टिवेट करेंगे ना तो बैकपैक
पीछे निकल जाएगा, आप करिए, बैकपैक निकल गया, बैकपैक वहीं पे, कि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें ऐसा कोई सामान नहीं है। और ये अपने ऑपरेशन के लिए, जिस ऑपरेशन के लिए, मिशन के लिए जा रहा है, ये वहाँ पे चला जाएगा। और इसके पास स्टिल इसका एम्यूनिशन, रेडियो सेट, पानी, बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन, इसके पास अपना सारा सामान है। दूसरी चीज़ मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये हमारे सैनिकों के लिए बनाई गई है, बीस्ट इसका नाम है और तमाम चीज़ों से इनबिल्ड है। क्या क्या चीज़ें, क्या खासियत है इसकी? जी मैम, इसका नाम है बीस्ट ऑल टेरेन टैक्टिकल होलर। तो सबसे पहले तो ये हर एक टाइप का टेरेन है उसको नेगोशिएट कर लेता है। हर एक टाइप का टेरेन अपने इंडिया में अगर जहाँ जहाँ अपनी फौजें हैं तो वहाँ पे देखिए स्नो होता है, कहीं माउंटेनियस टेरेन है, रगड टेरेन है, कहीं पे स्लस है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे जंगल्स हैं। तो ये छोटा सा होने के कारण ट्रैक्स लग जाते हैं, इजीली डिटैचेबल और अटैचेबल ट्रैक्स हैं। तो हर एक टाइप के टेरेन में ये चला जाता है। दूसरा, इस इक्विपमेंट का कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी टाइप का इसका मेंटेनेंस नहीं है। बैटरी लगती है इसके अंदर, लिथियम आयन बैटरी है, BMS इनेबल्ड लिथियम आयन बैटरी। तो और उनका एंडोरेंस है 8 घंटा या 25 किलोमीटर टेरेन के हिसाब से, जो भी पहले होता है। कभी कोई जो सैनिक है वो घायल स्थिति में है और साथ ही साथ 120 किलो का वजन जो है ये बीस्ट जो है अपने पास कैरी कर सकता है। चाहे अब इसमें अगर 2 सैनिक को भी एडजस्ट करना पाए, 60 किलो के हैं तो मतलब इस पे नहीं हो सकते, लेकिन वैसे इमरजेंसी में अगर 60 किलो के 2 जवान हैं तो बैठ के जा ही सकते हैं इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के ऊपर। और ये सिस्टम ऐसा इतना रगड है कि अपने जो हम बाकी इक्विपमेंट देखेंगे ना तो जनरली फौज डरती है कि खराब हो जाएगा, दूसरे को हैंडिंग टेकिंग करनी है। ये वाला इक्विपमेंट हमने ऐसा बनाया कि आप इसको परमानेंट यूज़ करो, कोई आपको लड़ाई होने का वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर लड़ाई नहीं हो रही तो भी इसको अंदर रखने, संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल जो अपनी एडम एक्टिविटीज़ है उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बात यमुना सफाई से जुड़ी GNT मुहिम की। गुड न्यूज़ टुडे ने कुछ रोज पहले दिखाया था कि कैसे नालों का पानी साफ करने के लिए बनाए गए सभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी कि STP तय मानकों पर काम नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का दौरा भी किया। और अब मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड DGB को राजधानी में मौजूद सभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है ताकि यमुना नदी की सेहत को सुधारा जा सके। लिया गया है, जिसके तहत जल मंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड को STP का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। अब दिल्ली के वाटर मिनिस्टर ने यह ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में जितने भी STP काम कर रहे हैं उन सभी की थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाएगी। मतलब ये सभी STP किस तरह से काम कर रहे हैं, मानकों पर पानी को साफ कर रहे हैं या फिर नहीं, जितनी क्षमता का दावा किया गया है पूरी क्षमता के साथ ये STP काम कर रहे हैं या फिर नहीं, इसकी एक निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट अब एक कोई दूसरी कंपनी तैयार करेगी, एक थर्ड पार्टी तैयार करेगी। सभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने से ये साफ हो सकेगा कि वास्तव में कितना ट्रीटमेंट क्षमता है और कितना ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसके आधार पर दिल्ली सरकार इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएगी। बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में 37 STP में से 18 का अपग्रेडेशन किया जा रहा है, जबकि सोनिया विहार, दिल्ली गेट और ओखला में 3 नए प्लांट बनने से लगभग 37 MGD अतिरिक्त ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। समस्या अभी ये थी, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि दिल्ली में अधिकतर STP मानकों के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। कई STP अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक भी काम नहीं कर रही हैं। अधिकतर STP का पानी अच्छा नहीं था, मानकों के अनुसार नहीं था। अब कहीं ना कहीं इस खबर का संज्ञान लिया गया है और अब ये साफ कर दिया गया है, आदेश दिया गया है दिल्ली जल बोर्ड को कि STP किस तरह से काम कर रही हैं, इसका ऑडिट एक थर्ड पार्टी से करवाया जाएगा। राजधानी के सभी 37 STP की हकीकत जानने के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा भी मानते हैं कि यमुना में अब भी बड़ी मात्रा में बिना ट्रीटमेंट का सीवेज गिर रहा है, जो यमुना की बदहाली की एक बड़ी वजह है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अपने बजट में इन STP की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 500 करोड़ रुपए और पुरानी सीवर लाइन को बदलने के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली यमुना की हालत को जल्द से जल्द सुधारा जा सके। तो कुल मिलाकर अभी यमुना की हालत खराब जरूर है, लेकिन जिस तरह से अच्छे इंटेंशन के साथ दिल्ली सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले
कुछ ही सालों में यमुना का स्वरूप बदला बदला दिखाई पड़ सकता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। चलिए अब बात कर लेते हैं चारधाम यात्रा को लेकर हो रही तैयारियों की। इस पवित्र यात्रा के आरंभ में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चारधाम यात्रा 2 चरणों में होती है। यात्रा का पहला चरण कपाट खुलने से लेकर मानसून सीजन की शुरुआत तक होता है। इस दौरान चारधाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। वहीं यात्रा का दूसरा चरण मानसून के बाद सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है। उसमें श्रद्धालु लाखों में होते हैं और यही वजह है कि इस यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले गढ़वाल मंडल के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की गई है और यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। इन तस्वीरों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कोई हादसा नहीं हुआ है। बल्कि अगर हादसे हों या प्राकृतिक आपदा आए तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी है। चारधाम यात्रा के आरंभ में गिनती के दिन शेष हैं। अगले कुछ दिनों में हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख करेंगे। ऐसे में तैयारी जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपदा बताकर नहीं आती। सजगता और सतर्कता ही किसी भी आपदा से निपटने का सबसे सशक्त जरिया है। यही वजह है कि कई क्षेत्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे ही खबर मिली कि हर की पैड़ी के पास बने शिवघाट पर भगदड़ हुई है, रेस्क्यू टीम अलर्ट हो गई। कुछ लोगों के गंगा नदी में गिरने और डूबने की सूचना थी, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाला। सेफ्टी गियर पहने जलदूतों ने अपने रेस्क्यू बोट के साथ गंगा नदी की तरफ से रुख किया। गंगा नदी की धारा की दिशा में ही अलग अलग हिस्से में रेस्क्यू टीम ने बोट को बढ़ाना शुरू किया, ताकि अलग अलग दूरी पर बह रहे लोगों को बचाया जा सके। इसके बाद तेज बहाव के साथ आ रहे लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला शुरू हुआ। एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने एक एक करके सभी लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया। हरिद्वार में शिव घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भगदड़ मचने पर यात्रियों के घायल होने और गंगा में यात्रियों को डूबने वालों को बचाने के लेकर मॉक ड्रिल किया गया। और यहाँ 9:40 पर इस तरह की सूचना है कि गंगा में कुछ लोग डूबे हैं, यहाँ पर भगदड़ मची है। उसको लेकर यहाँ पर टीमें पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और एनसीसी की टीमें और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ पर डूबते हुए यात्रियों को बचाया है और कहीं ना कहीं भगदड़ में जो यात्री घायल हो गए थे उनको बचाया है। और कहीं ना कहीं यात्रियों को बचाने के क्रम में यात्री रिस्पांस टाइम को भी जांचा गया है। इसके बाद एनसीसी के कैडेट की मदद से उन्हें घाट पर लाया गया, जहां पर मौजूद मेडिकल टीम और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम ने लोगों के फेफड़ों से पानी निकालने का रिहर्सल किया। वक्त गंवाए बिना नदी से निकाले गए घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। शिवघाट के पास मौजूद पुल पर भगदड़ के दौरान घायलों को बीएमएस के कुछ छात्रों ने सीपीआर देना शुरू किया, ताकि दिल की धड़कनें न रुके और उन्हें दिल का दौरा न पड़े।
उधर पहुंचिए, उधर पहुंचिए। छाती के थोड़ा लगाओ यार। सीपीआर से जुड़ी ये प्रक्रिया तब तक चलने देनी होती है जब तक पीड़ित खुद से सांस न लेने लगे। जब मरीज खुद से सांस लेने लगता है तब ये प्रक्रिया रोक दी जाती है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान मरीज को सीपीआर दिया जाए तो उसके जिंदा रहने की संभावना 2 गुनी या 3 गुनी हो जा सकती है। यही वजह है कि बीएमएस के कुछ छात्रों को इसका अभ्यास करवाया गया। हालांकि इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस टीम में तालमेल की कमी देखने को मिली। जल्दबाजी में गलत घाट की ओर गाड़ी यानी एम्बुलेंस दौड़ा दी गई, जिस पर नोडल अधिकारी और हरिद्वार के भगवानपुर के एसडीएम जितेंद्र कुमार का कहना था कि मॉक ड्रिल के असेसमेंट के दौरान सभी कमियों को दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। एक मॉक ड्रिल है, जो चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, उससे पूर्व एक मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है और उसमें ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी और अपनी तैयारियों को इसमें दिखा गया। इसका भी असेसमेंट होना है। ये केवल मैंने बताया आपको, ये मॉक ड्रिल है, इसका असेसमेंट होगा, कहाँ पे कमियाँ रही हैं उसको ओवरकम किया जाएगा। हरिद्वार में आयोजित इस मॉक ड्रिल में भगदड़ में घायल और नदी में गिरे सभी लोगों को बचा लिया गया। हमारी टीम ने तुरंत रिस्पॉन्स किया है और जो विक्टिम में बह रहे थे उनको तुरंत इवैक्यूएट करके अग्रिम उपचार हेतु एम्बुलेंस में भेज दिया गया है। उनका स्थिति सारे 1-2 तो इंजर्ड थे, बाकी जो थे 1-2 उनकी तो हमने सीपीआर द्वारा उनको सही किया गया। हरिद्वार से 170 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में भी एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें प्राकृतिक आपदा जैसे हालात पैदा किए गए। वहां बादल फट गया, पानी के बहाव के साथ आए मलबे की वजह से टेम्पो ट्रैवलर बहकर सड़क से नीचे पहाड़ी नदी तक पहुंच गया, जिसमें करीब 10 यात्री सवार थे। घटना स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान है मॉक ड्रिल को लेकर के जिसको जो है चयनित किया गया था। यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है, तमाम जो क्यूआरएस टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने जो है सूचना कंट्रोल रूम को दी और उसके बाद तमाम जो वो क्यूआरएस टीम के जो नुमाइंदे हैं, साथ में जो मैन पावर है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, मजिस्ट्रेट है यहाँ पर, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या ये इंसिडेंट वाला एरिया यही रहा? जी, ये इंसिडेंट वाला एरिया यही है। ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और उसमें भारी मात्रा में जो मलबा है वो नीचे को आ गया और फिर उसमें एक टेम्पो ट्रैवलर हमारा नीचे फंस गया है। ओके। इसमें काफ़ी लोगों की संभावना है, 10 से 11 जी। अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता पाएंगे। तो ये रेस्क्यू टीम आप ये देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं ये नीचे नदी में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था उसके बाद कोई टेम्पो ट्रैवलर फंसना यहाँ पर बताया गया। ये मैं दोबारा दर्शकों को बता देना चाहूँगा, ये एक मॉक ड्रिल है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी नीचे पहुँचे हुए हैं घटना स्थल पे और जिस तरीके से पिक्चराइज इसको किया गया है प्लान के मुताबिक कि आखिर कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये सब चीज़ जो है बाद में बताई जाएगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं पीछे से एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और अन्य जो क्यूआरएस टीम में जो शामिल जो महकमे हैं उनके लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम ने स्ट्रेचर की मदद से एक एक करके सभी घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जहां मौजूद मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार दिया। हर साल ही उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदा का दंश भी झेलना पड़ता रहा है। इस परिस्थिति में चारधाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें, इसे ही देखने के लिए आज उत्तराखंड के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल की गई ताकि आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी रहे। बरकोट से ओंकार बहुगुणा, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में इतना ही। रात 9 बजे लेकिन देखना ना भूलें मेरे साथ न्यूज़ बात।